अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फरजान अहमद अंसारी और आज इस वीडियो में मैं वो लाइंस को कवर करने जा रहा हूं जो कि बायो हैक में छूटी हुई हैं। बायो हैक में हालांकि 90% एनसीईआरटी कवर है, लेकिन जो 10% या मान के चलिए कुछ भी जो छूटती है एनसीईआरटी की लाइन जो कि बायो हैक में नहीं है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं लाइन्स को कवर करूँगा और आपको मैं एनसीईआरटी में से ही दिखाऊंगा कि हाँ, कि एनसीईआरटी कौन सी लाइन छूटी है भैया से। हालांकि जाहिर सी बात है कि पूरा कवरेज नहीं हो पाता सारे चैप्टर्स देखने। तो बायो हैक में जो जो लाइन छूटी हुई है एनसीईआरटी की और वहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है या पीवाईक्यूज़ में आ चुके हैं, तो मैं उन लाइन को यहाँ पे कवर करूँगा। बस आपको ये करना है कि थोड़ा सुकून से पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो जाए। फिर आपको करना क्या है, बायो हैक आपको पढ़ लेनी है और जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा वो पॉइंट्स को आपको अलग से नोट डाउन कर लेना है या बायो हैक में ही एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ अर्नेस्ट मेयर, तो उन्होंने बता दिया था कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, अर्नेस्ट मेयर। ये तो उसमें लाइन आपको मिल जाएगी। लेकिन एक जो और आता है कि जो मेयर थे उन्हें वो मेयर मेयर वाज अवॉर्डेड द थ्री प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इन्हें 3 प्राइज दिए गए थे, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज। तो ये भी पूछ सकता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मतलब ये जो ये एज आई जो ये टाइटल है किसे दिया गया था या 3 प्राइज किसे किसे मिले थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है, बन भी सकते हैं। और अगर आप एलन या आकाश या कोई भी टेस्ट सीरीज़ देते होंगे आपको उसमें दिखता भी होगा। तो फिर उसके बाद जो जहाँ से और ये जो रेड लाइन से है, तो हालांकि आप एनसीईआरटी बहुत से लोग कहते हैं यार कि बोरिंग सी लगती है। तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ जगह ऐसे भी रहते हैं जहाँ से आपको जो ऑथर है वो मज़े दिलाने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे सार्कास्टिक। जैसे आप देख सकते हैं, एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहते हैं कि एक दूसरा थोड़ा ये रहता है कि एक फिलोसफिकल वन रहता है कि पर्पस क्या लिविंग का, तो और ये पर्पस क्या लाइफ का। तो वही बता रहा है कि हम मतलब कि सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है, साइंटिस्ट की तरह। तो हमें बस फोकस करना है, स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ना है। तो सब कुछ लाइनें रहती हैं एनसीईआरटी में जहाँ से आपको थोड़ा पढ़ के मज़ा आता है। हालांकि मुझे तो आया था, आपको पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो जो कि ये लाइन देखिए छूटी थी यहाँ से कि जो प्लांट होते हैं, दिस इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर उनकी लाइफ स्पैन होती रहती है। तो हालांकि आपको प्लांट ग्रोथ वाले में हो सकता है मिल जाता है, लेकिन इस चैप्टर की जो बायो हैक में जो दिया हुआ है उसमें तो ये वाली लाइन नहीं थी, तो मैंने वही लिया है। तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है कंटिन्यूस होती है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, और एनिमल में ये ग्रोथ सर्टेन एज तक होती है, ठीक है। और जो मैंने ग्रीन लाइन से जो रिफ्लेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ से हो सकता है कि ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ से कि आपसे ये भी पूछ लेता है कि एनिमल सेल के अंदर फिर सेल डिवीजन होता ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, सेल डिवीजन एनिमल सेल्स के अंदर होता है। जो सेल लॉस हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, उनको रिपेयर करने के लिए। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, बनने के चांसेस ज़्यादातर लोग को याद भी होता है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल डिवीजन के द्वारा वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी आ जाता है कि पूछ सकता है कि भाई बडिंग किस में देखने मिलता है, वो यीस्ट एंड हाइड्रा में। हालांकि आप लोग जब इसका चैप्टर 1 पढ़ते हैं, आप लोग रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्शन की यूनिट का जब पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा बडिंग किस में होती है किस में नहीं होती है। तो अब लेकिन जैसे कि पहला जो चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें तो यही है कि यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग आपको देखने मिलेगी। फिर उसके बाद में आप ये चीज़ का भी गौर करिएगा, जहाँ पे हैंस देयरफॉर आता है ना, वहाँ से आपके असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने यही देखा है कि देखिए, हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी आपको असर्शन दे दे और जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ से लेके हो सकता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रीज़न हो जाएगा, ठीक। और ये ग्रीन वाली लाइन जो हाईलाइट मैंने कर रखी है ये असर्शन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि तो थोड़ा एनसीईआरटी को गहराई से पढ़ना है। तो उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये देखिए, तो आपसे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है
ऑल प्लांट्स एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अब हमारे जहन में जाती है यार माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स प्रोकैरियोट्स यार उसमें कहाँ से होगा मेटाबॉलिज्म। तो लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आ सकता है कि बताइए स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो अगर इस ये स्टेटमेंट आता है ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, तो ट्रू रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद ये देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक, सब जो है कि अपना कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। ये सब एनवायरमेंटल क्यूज जो होते हैं इसे सेंस कर सकते हैं और इन्हें रिस्पॉन्स भी करेंगे। तो यहाँ पे हाईलाइट करने वाली क्या बात है, प्रोकैरियोट्स जो है प्रोकैरियोट्स इसे हाईलाइट किया जाए। तो बहुत से लोग सोचते हैं यार प्रोकैरियोट्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है, हमें याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, अब फिर आ जाइए यहाँ पे दूसरी लाइन पे देखते हैं, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो फोटो पीरियड रहता है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों में ही, प्लांट और एनिमल दोनों में ही फोटो पीरियड अफेक्ट करता है जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। ठीक, अब उसके बाद ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स इंटरिंग देयर बॉडीज। अब इसमें स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एनिमल के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर जो केमिकल एंटर करता है कि वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। अब देखिए जो पेशेंट कोमा में रहते हैं, जो जो कोमा में रहते हैं वो मशीन के द्वारा वर्चुअली सपोर्टेड होते हैं। तो अब वो जो मशीन लगी होती है तो वो किस चीज़ कौन सा ऑर्गन को रिप्लेस करती है, तो वो हार्ट को रिप्लेस करती है और लंग्स को रिप्लेस करती है। ठीक है, हालांकि जो पेशेंट रहता है वो अदरवाइज ब्रेन डेड रहता है, ब्रेन डेड रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। यहाँ गौर करिएगा, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। और अगर कॉन्शियसनेस की बात करें तो वो होती है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है और उसे लिविंग करार दिया जाएगा, वो नॉन लिविंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया ना, आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, तो उसे लिविंग कहेंगे। ठीक, उन्हें लिविंग कहते हैं। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक तरीके से मतलब कि आपको एमसीक्यू टाइप में दे देगा। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli। तो ये बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं और सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। तो हो सकता है ये चार ऑप्शन दे, तीन में दे देगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला ऑप्शन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। चौथा ऑल ऑफ दिस, तो आप ऑल ऑफ दिस मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद अगर आ जाए, ये काफ़ी मुझे अच्छी लाइन लगती है कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। गौर करिएगा इस लाइन पे, बायोलॉजी जो है वो लाइफ की मतलब कि लाइफ की स्टोरी हमारी अर्थ पे, हमारी अर्थ पे लाइफ की स्टोरी है। और फिर उसके बाद दूसरा एक क्या आता है, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। जो बायोलॉजी है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है अर्थ पे, ये उसकी भी स्टोरी है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक टू वन अनदर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी आज हैं, जो पहले थे और जो आगे आएंगे, सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। और लिंक कैसे है, बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज। जी बिल्कुल, कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं लेकिन वो डिफर भी करता है। और जैसे कि हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ते भी हैं, जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था तो उसमें आता भी है कि 99.9% जो ह्यूमन डीएनए होता है वो सेम होता है, बस 0.1% डिफरेंट होता है जो कि हमको इतना डिफर बना देता है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट लाइन की, इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। जैसे हम अपने एरिया इंक्रीज करते हैं वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म है उनकी वैरायटी वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये एक लाइन जो मैंने लाइन हाईलाइट कर रखी है वो बायोहैक में आपको नहीं मिलेगी, उसे आप ऐड कर लीजिएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है ये 2023 एडिशन, उसमें ये वाला पार्ट जो है वो कटा हुआ है, लेकिन जो नीट का जो सिलेबस उसमें नहीं हटा हुआ। तो ये मैंने इसके जो पहले का एडिशन है 2020 और 21 का, ये वही एनसीईआरटी है। ठीक है,
तो मैं वही एनसीईआरटी से आपको कवर कर रहा हूँ। ये भी नीट का डिटेल सिलेबस नहीं आया कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है, और बायोहैक में भी इसी सिलेबस के हिसाब से उन्होंने बायोहैक डिज़ाइन कर रखी है। तो मैं उसी हिसाब से आपसे ये सब जितनी भी एनसीईआरटी की लाइन है वो सब शेयर कर रहा हूँ उसी के मुताबिक। और यहाँ पे एक और लाइन है, वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे गौर करने की लाइन क्या है, अगर चाहे नया एरिया हो या पुराना एरिया हो, अगर हम उसे वहाँ पे अगर नया एरिया होगा, ठीक है, चाहे नया एरिया हो या पुराना एरिया, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो नए नए मिलते रहेंगे। अब ये नहीं कि अगर एरिया पुराना है तो वहाँ ऑर्गेनिज्म नए नहीं पाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे गौर करने की जो लाइन है वो इवन ओल्ड वंस, जो पुराना एरिया है वहाँ भी नए ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली पाए जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लाइन आती है कि ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली, ठीक है। जो नॉमेनक्लेचर है वो तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब्ड हो। अगर ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब्ड नहीं है तो फिर जो नॉमेनक्लेचर है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है लाइन, अगर जहाँ से अगर घुमा सकता है ये ओनली पे, ओनली पॉसिबल, ठीक है। तो इस चीज देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। और उसके बाद में अगर जो कभी क्वेश्चन अगर आप पीवाई को उठा के देखेंगे तो ये फॉर एंड ऑफ, ये दो पे क्वेश्चन बन चुका है कि आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, अब यहाँ पे क्या कर सकता है, फॉर की जगह ऑफ कर सकता है। और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, अब आईसीबीएन में ये फॉर बॉटनिकल होगा कि ऑफ बॉटनिकल, इसके लिए अब सिंपल सी ट्रिक है, याद कर सकते हैं, जैसे एफबी होता है ना फेसबुक, तो वैसे फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो बाकी एक तो याद ही कर लेंगे हम लोग। अब आईसीजेडएन का क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे आईसीजेडएन में ऑफ आता है। और एक पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन थे, और हालांकि यही कंफ्यूज किया हुआ था, ये दो ऑप्शन में, एक में ऑफ था एक में फॉर था। अब उसके बाद में अगर हम आ जाएं, बाकी ये देखिए, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम वन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जो बायोलॉजिकल नेम है वो जब उन्हें हैंड रिटन किया जाएगा उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाता है, या तो अगर उन्हें प्रिंट करेंगे तो उन्हें इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। तो और इटैलिक्स में क्यों प्रिंट करेंगे, ताकि उनकी लैटिन ओरिजिन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर जो नाम के बाद जो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नाम अपीयर होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका लिन, देखिए जो लिन है वो लीनियस को डिनोट करता है कि इन्होंने ये इसका नॉमेनक्लेचर दिया था। फिर उसके बाद में ये देखिए जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, यहाँ से ये आपके पूरे क्वेश्चन बनने के चांसेस, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से असर्शन रीजन या स्टेटमेंट आ सकते हैं। तो देखिए, एक ये अगर हैंस जहाँ पे लिख दें ना, उसके बाद जो ये वाली लाइन है आप इसको एज असर्शन ट्रीट करिए। देखिए, अगर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं जो टैक्सोनॉमी को टैक्सोनॉमी के लिए जो बेसिक होते हैं। अब असर्शन क्या दे सकता है, ये दे सकता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। यहाँ से देखिए ये मतलब अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे बेहतर आप लोग डिज़ाइन कर लें, या बुक में इसी मतलब इसी लाइन पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं, या टेस्ट सीरीज़ वगैरह जब आती है तो उसमें इसी तरह छुपी छुपी हुई लाइन जो है रहती है एनसीईआरटी वो कवर हो जाती है। और बाकी आप ये देखिए कि जो क्लासिफिकेशन है इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। अगर आपसे स्टूडेंट पूछ ले कि क्लासिफिकेशन इज़ अ सिंगल स्टेप प्रोसेस तो आप फॉल्स कह देंगे, क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। फिर उसके बाद में बट इनवॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, और इसमें जो हर एक स्टेप होता है वो एक रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हर एक कैटेगरी जो होती है, ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक कैटेगरी जो है एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। रिप्रेजेंट अ रैंक, जो कि रैंक को रिप्रेजेंट करती है, जिसे कॉमनली हम लोग टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो रैंक और टैक्सॉन एक ही बात होती है। फिर उसके बाद जो अगली लाइन है, ये ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
ग्रुप्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं और कैटेगरी फर्दर जो है रैंक को डिनोट करती है। ये देखिए, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। फिर उसके बाद में आता है, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, अब अगर एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आ जाए कि नाउ द क्वेश्चन ये आता है कि यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, तो आंसर क्या है? द बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगी इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम स्पीशीज वाले सेक्शन में आ जाएं, ठीक है, तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। मतलब कि एक स्पीशीज से हम लोग मतलब दो स्पीशीज है तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे नोटिस करेंगे? तो उनके जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होंगे उसी से हम पता लगाएंगे कि हाँ, दोनों पता लग जाता है कि हाँ स्पीशीज दोनों डिफरेंट है। तो ये किससे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। जो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं उससे हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। ठीक, जो एक जीनस रहता है उसके एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे अगर एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज़ उठा के आपको दे देता है तो आपसे खेलेगा कहाँ पे? यहाँ पे जो डिफरेंट दे रखा है ना, यहाँ पे आपको हो सकता है लिख दे वो सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, लेकिन क्या उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा वो? सिमिलैरिटीज़ की जगह डिसिमिलैरिटीज़ लिख सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है एनसीईआरटी के अंदर। अगर आप ये जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इस पर नोटिस कर लेते हो और बायो हैक कर लेते हो तो श्योरली आपके एनसीईआरटी एकदम पक्की ठक्की हो जाएगी। आप 15 से 20 मिनट में कोई भी चैप्टर आराम से रिवाइज कर सकते हो। अगर बड़ा चैप्टर होता है जेनेटिक्स के जैसा तो 25 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं खींचेगा। तो उसके बाद अगर जीनस की बात करें तो जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज व्हिच हैज़ मोर कैरेक्टर। देखिए, अब यहाँ पे बहुत से लोग जब आता है ना, यहाँ पे लेस कैरेक्टर लिख देते हैं स्टेटमेंट में, तो आदमी कहता है हाँ हो गई, लेकिन ये यहाँ पे क्या विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं कॉमन, मतलब कि ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जनरा। ठीक है, we can say that genera are aggregates of closely related species। जो genera होते हैं वो closely related species के aggregates होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। फैमिली में थोड़ा लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें, मैंने कैनेडी को हाईलाइट कर रखा है। कैनेडी जो होती है वो डॉग की फैमिली को हम लोग कहते हैं। ठीक है, और फेलिडी कैट की फैमिली को। उसके बाद ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो रहता है बीइंग हायर कैटेगरी होने के नाते इसमें जो है वो मतलब बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं जो कि फ्यू सिमिलर कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर पूछ ले कि जो पॉलीमोनियल्स होता है मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे अगर आपसे चालाकी करेगा तो यहाँ पे लिख सकता है स्टेटमेंट पॉलीमोनियल्स ओनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ओनली सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर बेस्ड नहीं होता है, ये मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे जो थोड़ा हम एक चीज़ जब एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, कुछ चीज़ होती हैं कि इम्प्रूव नहीं करते, दिमाग में छप जाती है। अगर हमसे कोई बोलता है क्लास मेमेलिया, तो हम लोग सिंपल से कह देते हैं भाई क्लास मेमेलिया में हमारे ऑर्डर आपके प्राइमेटा आएंगे और आपके ऑर्डर कार्निवोरा आएंगे। ठीक है, इंसान को यार यही याद रहता है कि बस प्राइमेटा और कार्निवोरा आएंगे मेमेलिया के अंदर, लेकिन हालांकि पूरी बात नहीं है। पूरी बात कैसे होगी? जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स आल्सो। क्लास मेमेलिया के अंदर और दूसरे ऑर्डर भी आते हैं। ये तो इन्होंने खाली बताया कि कार्निवोरा और प्राइमेटा हैं, लेकिन और बहुत से भी ऑर्डर आते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पे एनसीईआरटी मतलब एग्जामिनर चालाकी कर सकता है। फिर उसके बाद में जैसे कि इन्होंने कुछ फाइलम कॉर्डेटा के इन्होंने हमें बता दिए थे
कि जो फाइलम कॉर्डेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोगॉट प्रेजेंट होता है और आपके डॉर्सल डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम उनमें होता है, ठीक। फिर उसके बाद में अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो फाइलम होता है ना उसको डिवीजन कहते हैं। तो आप अगर नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो अगर मैं बात करूँ, ये देखिए नीचे से अगर ऊपर जाते हैं हम लोग, आपके अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो स्पीशीज़ आएगा। फिर स्पीशीज़ के बाद आपका जीनस आता है, फिर जीनस के बाद आपका फैमिली आएगा, फैमिली के बाद आपका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद आपका क्लास आता है, क्लास के बाद आपका फाइलम आएगा, फिर फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं, फिर फाइलम के बाद आपका किंगडम आएगा, ठीक है। तो लोग आप लोग एकदम आराम से याद रख सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर आप ये जो अरेंजमेंट है ना, ये पूछ सकता है कि अगर ऐसे आपको दे दे, फिर आपसे पूछ सकता है कि जो अरेंजमेंट होगा जिसका, जो ये अरेंजमेंट आपको ये पूछ सकता है कि अरेंजमेंट कैसा, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है। तो अगर आपको एरो ऐसा दिख रहा है ऊपर, मतलब स्पीशीज से जीनस की तरफ जा रहा है, जीनस से फैमिली की तरफ जा रहा है, फिर फैमिली से ऑर्डर की तरफ, अगर ये एरो ऐसे जा रहा है तो असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर यही एरो अगर उल्टा कर देगा, अगर आपको सेम ऐसे बना के दे दी, अगर उसने एरो उल्टा कर दिया तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। और जो कैटेगरीज हैं, जो टेक्नोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इन्हें ये ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ये आपसे थोड़ा चालाकी करने के लिए यहाँ पे वैसे बस वही कि अगर दिमाग फिर जाता तो एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइनें पूछ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कि जैसे कि हम हायर जाते हैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ, स्पीशीज से जब किंगडम की तरफ हम जाते हैं, जो नंबर होता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये डिक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी जो मैंने ग्रीन से हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखा है, तो ये यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनने के चांस थोड़ा बनते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हैंस है वो आ रहा है, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अभी ये असर्शन दे सकता है और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैग्स एट द सेम लेवल, ये इसका रीज़न हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर ये पूरा हम चार्ट देख लें तो ये पूरा चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से कि पीवाईक्यू में काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है ये। फिर उसके बाद टेक्सोनॉमिकल एड्स आ गया है। तो उसके बाद में अगर आप ये देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज, आपके स्टेटमेंट में सीधा उठा के पूछ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज। अब यहाँ पे जो हमें वर्ड हाईलाइट करना है वो एक्चुअल स्पेसिमेंस है, जो एक्चुअल स्पेसिमेन होते हैं प्लांट और एनिमल स्पीशीज के, ये प्राइम सोर्स होते हैं टेक्सोनॉमिक स्टडीज के, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है आराम से, और ये सिस्टमैटिक्स में भी एसेंशियल होते हैं ये। फिर उसके बाद में ज़्यादातर इन्होंने कवर कर रखे हैं एनसीईआरटी, मैंने बताया ना, कुछ 10 से 15% या 10% अगर छूटता है तो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। अगर बॉटेनिकल गार्डन्स में, बॉटेनिकल गार्डन्स मतलब कि वहाँ पे प्लांट स्पीशीज वगैरह ग्रो क्यों करी जाती हैं, तो यहाँ पे उन्हें इसलिए ग्रो किया जाता है, आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, कि उन्हें आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद अगर म्यूजियम आ जाए, तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो आपका एज स्टेटमेंट में पूछ सकता है ये वाला। फिर उसके बाद में अगर हम आ जाएं तो ये देखिए, फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स एक आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन हेल्प करता है, कौन कौन हेल्प करते हैं, फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स कैटलॉग्स, ये भी हमें हेल्प करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो, ठीक, ऑल्सो ये भी हमें हेल्प करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। बाकी तो ये कंप्लीट हो चुका समरी में। हाँ, समरी में एक ये लाइन है जहाँ से कि हाँ कुछ बहुत थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं, बाकी तो समरी में वही सब चीज़ें लिखी हुई जो एनसीईआरटी में है, और वो सब क्वेश्चन कवर हो चुके हैं जहाँ मतलब वो सब लाइनें कवर हो चुकी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बाकी ये लाइनें देख लीजिए, इट रिक्वायर्स स्पेशल टेक्निक्स फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस इन हर्बेरिया एंड म्यूजियम, कि मतलब वो क्या, मतलब ये आपके स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट, इस तरह आपसे पूछ सकते हैं वाली लाइन, ठीक है। फिर चलिए आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आपका ख़त्म होता है। फिर उसके बाद में अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि 11वीं की सीरीज से मैंने स्टार्ट करी कि 11वीं के पहला चैप्टर का, और जो जो चैप्टर थोड़े थोड़े एनसीईआरटी क्वेश्चन छूटे रह गए वो कवर करेंगे। बाकी जैसा रहे आप रिस्पांस दीजिए इसका, कैसा मतलब कि वीडियो की कवरेज कैसी है, वीडियो की लेंथ कितनी आ रही है,
बाकी लेंथ तो इसलिए वीडियो की बढ़ गई होगी क्योंकि मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्टिव में कवर किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर रुपये बाकी बताइए, अगर खाली मुझे लाइन हाईलाइट करनी है तो बता दीजिए, मैं वो भी करूँगा। अगर इस तरह थोड़ा, अगर आपको इस वीडियो का लहजा पसंद आया तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। अगर आप कहोगे खाली नहीं, खाली आप लाइन हाईलाइट करके बता दो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर अगर इस तरह समझाने का आपको ठीक लगा हो तो आप बता दीजिएगा, जैसा रहे कमेंट बॉक्स में आप रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है।